एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। हमने लेसन 1 ऑफ सेबी स्टार्ट कर दिया था। लेसन 1 में हम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे। हमने उसका पास हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। इट मींस सेक्शन 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें थे पावर ऑफ सेबी, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ डेफिनेशन दे रखे थे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज, contact is notified area illegal in certain circumstances. कॉन्ट्रैक्ट की नोटिफाई एरिया इलीगल इन सर्कल, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड करे जाते हैं कि इन सर्कमस्टेंस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें इलीगल कहा जाएगा। नाउ सेक्शन 13 प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट is certified having a regard to nature or volume or transaction in security in any state or state area that is necessary so to do it may by notification in official gazette declare that section 1213 to apply to such state or states or area, and thereupon every contact in a such state or states or area which enter into after that of notification otherwise than between the member of recognized stock exchange in such state or area or through a such member shall be illegal. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 में बताया गया कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल होता है, अगर उसके बाद भी कोई मेंबर या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो इलीगल कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. However, any contract entered into between members of two or more recognized stock exchange in a such state or area or state shall be subject to such term and condition as may be stipulated by respective stock exchange with the prior approval of SEBI. Require prior permission from the respective stock exchange is so stipulated or by stock exchange with the prior approval. अगर तभी भी दो या दो से ज्यादा पर्सन या मेंबर या स्टॉक एक्सचेंज एंटर करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो इलीगल कहलाएगा तो वो कर सकते हैं, मगर उसके लिए क्या होगा कि जो सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कंडीशन और टर्म कंडीशन रखे उन्हें मानना पड़ेगा और प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी का। देन नेक्स्ट यही है कि हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का और साथ ही साथ सेबी का भी हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एंटर करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में जो इलीगल है। Now, additional trading floor. Section 30 stipulates that a stock exchange may establish additional trading floor with the prior approval of the Securities and Exchange Board of India in accordance with the term and condition stipulated by the same. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अलग से ट्रेडिंग फ्लोर बनाएंगे, ठीक है, प्रायर अप्रूवल विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। अगर सेबी का अप्रूवल नहीं मिलता तब तक वो अलग से एक ट्रेडिंग फ्लोर नहीं बना सकते। अब ये ट्रेडिंग फ्लोर होता क्या है? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर मींस अ ट्रेडिंग रिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफर by recognized stock exchange outside the area of operation to enable investor to buy and sell security through trading floor under the regulatory framework of stock exchange. कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड नहीं कर पाता है, बाय नहीं कर पाता, सेल नहीं कर पाता सिक्योरिटी एक्सचेंज को, तो वो इसलिए अलग से एक ट्रेडिंग फ्लोर बनाता है जहां पे इन्वेस्टर जो है वो अपने सिक्योरिटी को सेल कर सके और बाय कर सके। ना कॉन्ट्रैक्ट इज नोटिफाइड टू डू वॉइड इन सर्कमस्टेंस, जो सेक्शन 13 में कॉन्ट्रैक्ट बताए रखे थे अगर उसमें तब भी एंटर करते हैं लोग या पर्सन करते हैं या फिर कोई भी एरिया स्टेट और स्टेट्स एंटर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14. मेंबर may not act as a principal in circumstances. कुछ कैसे ऐसे सरकमस्टांस है जहां पे प्रिंसिपल जो है वो मेंबर जो है वो एक्ट नहीं कर सकते एज अ प्रिंसिपल। बात करते हैं उनकी। सेक्शन 15 provide that no member of recognized stock exchange shall in respect of any security enter into any contract as a principal with any person other than member of recognized stock exchange unless the has secure a consent or authority of such person
disclosed in the note, memorandum of agreement or sale or purchase of thus acting as a principal. कोई पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में किसी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है अंडर सेक्शन 15, तो वो जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या फिर नोट डिस्क्लोज नहीं करता पर्सन या अथॉरिटी को या फिर कंसेंट नहीं लेता, तब तो वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, अगर वो ना डिस्क्लोजर देता है, ना ही अथॉरिटी से डिसीजन लेता है, और ना ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एग्रीमेंट में लिखा होता है सेल ऑफ परचेस में कि वो एक्ट करेगा एज अ प्रिंसिपल, तो वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ प्रिंसिपल ऑफ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ licensing of dealer in certain area. Section 17 provide that no person shall carry on or purport to carry on, whether on or behalf of any person, the business of dealing in security in a state or area to which section 13 has not been declared to apply and to which the central government may by notification declare this section to apply except under authority license granted by SEBI in this regard. कुछ ऐसे पर्सन होंगे या फिर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज होंगे जो कैरी कर सकते हैं या बिहाफ ऑफ पर्सन या खुद सेक्शन अंडर के जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे उसमें, मगर उससे पहले उन्हें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और लाइसेंस ग्रांटेड करवाना पड़ेगा, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जहां सेक्शन 13 में दे रखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। नाउ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग सिक्योरिटी की बात करते हैं। For the public issue and listing of security defer to subclause IE of clause H of section 2। हमने सेक्शन जो डेफिनेशन था सेक्शन 2 क्लॉज H, उसमें IE जो आई क्लॉज था जो पब्लिक सिक्योरिटी था उसके बारे में पढ़ेंगे। Every issuer intend to offer the certificate or instrument referred to therein to the public shall make an application before the issuing the offer document to the public to one or more recognized stock exchange for the permission of such certificate or instrument to be listed on stock exchange or is such stock exchange। अगर कोई भी इश्यूअर या इट मींस कोई भी कंपनी अगर ऑफर कर रही है सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट टू द पब्लिक को, तो उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज से पहले उसे एक या स्टॉक एक्सचेंज से पहले इशू करने से पहले उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, वन या मोर स्टॉक एक्सचेंज मोर द परमिशन फॉर सच सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज where the permission applied for listing has not been granted or refused by stock exchange any of them, the issue of shall forthwith repay all money if any money received from the applicant in pursuance of offered document, and if any such is not repaid within 8 days after the issuer become liable to repay it, issuer every director or trustee thereof the case may be who is a default on the from the expire of 8 day be jointly and severally liable to repay the money interest or rate of the 50% per annum। अब बात करते हैं, अगर हमें ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफर करना है टू द पब्लिक को, तो हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग देयर सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट। अगर स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन हमारा एक्सेप्ट नहीं करा, हमारा जो एप्लीकेशन दिया था कि हमारे सिक्योरिटी ऑफर डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट को अगर लिस्टेड नहीं करता, तो विद इन 8 डे कंपनी ने जो भी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करी थी वो वापस करनी पड़ेगी टू द पब्लिक। अगर तब भी 8 डे के अंदर अगर कंपनी वापस नहीं करती है पैसे, तो उससे 8% एट द रेट ऑफ 50% पर एनम जितना उन्होंने पैसे लिया था उस पे वो इंटरेस्ट देंगे कंपनी डायरेक्टर जो डिफॉल्ट मेंबर है सर्वली लायबल होंगे। नाउ exclusion of stop delivery contract. Section 18 provides that nothing contained in section 13, 14, 15 and 17 shall apply to stop delivery contract। जो stop delivery contract हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर, उसमें ये बताया गया था कि जो स्टॉप डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो है तो उस पे सेक्शन 13 मतलब उसमें अगर एंटर करते वो अप्लाई नहीं होता, वो इलीगल नहीं माना जाएगा। 14, 15,
17 ये सब अप्लाई नहीं होते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18. Now, contract in derivative. According to section 18, to play that not withstanding anything contained in any other law for time being force, contract in derivative shall be illegal and valid if such contract are. जो हम एंटर कर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन डेरिवेटिव में तो वो इलीगल कब कहलाएंगे? ट्रेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो ट्रेड करा जा रहा हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, सेटल ऑन द क्लियर हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो उसका सेटलमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है, बिटवीन सच पार्टी ऑन सच टर्म एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, वो उन्हीं पर्सन के बीच में हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करा था, तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट्स इन डेरिवेटिव, वो वैलिड माना जाएगा और लीगल माना जाएगा. नाउ, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. जब हम सिक्योरिटी इशू करते हैं तो इशू करवाने के बाद हमें उसे लिस्टेड करवाना पड़ता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे. हम अब उसकी बात करेंगे. कंडीशन फॉर लिस्टिंग. सेक्शन 21 of the act provide that where the security are listed on application of any person in a recognized stock exchange, such person shall comply with the condition of SEBI LODAR. अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि मेरी सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाए स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसे दो रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ते हैं. यहाँ तो सेबी LODR दे रखा, मगर अब आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 को भी कंप्लाई करना पड़ेगा. नाउ, डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. अब बात करते हैं डिलिस्टिंग. लिस्टेड हो जाती है वो तो बात है. अब डिलिस्टिंग मतलब होता है जो हमने लिस्ट करी थी वो हटाना. स्टॉक एक्सचेंज से हम अपना नाम हटा देते हैं, उसे कहते हैं डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी. नाउ, section 21 provide that recognized stock exchange may delist the security after recording the reason thereof from any recognized stock exchange on any ground or grounds as may be prescribed. कोई भी अगर कंपनी चाहती है तो अपनी सिक्योरिटी को डिलिस्ट करा सकती है आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन. वो रीजन जरूर बताएगी तो मैं क्यों अपनी लिस्टेड सिक्योरिटी को लिस्टेड डिलिस्टेड करवा रही हूँ. लिस्टेड कंपनी or any aggrieved investor may file an appeal before the security appellate tribunal against the decision of recognized stock exchange delisting the security within a 15 days from the date of recognized stock exchange of decision for recognized stock exchange delisting the security and provision of the section 22B or 22E of this act shall apply as far as such appeal. अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी अगर वो एग्री मतलब वो सहमति नहीं है डिलिस्टिंग के ऑर्डर से या डिसीजन से, वो अपील कर सकती है बिफोर द सिक्योरिटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल. नाउ आगे बढ़ते हैं. राइट टू अपील. Right to appeal against refusal of stock exchange to listing list of security of public company where recognized stock exchange acting in persons of any power given to it by law refuse to list the security of any recognized security of any public company or collecting investment scheme. The company or scheme shall be entitled to furnish with a reason for the such refusal of maybe within a 15 days from the date on which the reason of such default furnished or with the where the stock exchange has omitted to fail to dispose of within a time specified section 45 of the Company Act. The application permission of share debenture to deal with the stock exchange within a 15 days from the expiry of a specified time or the further not exceeding 1 month as the sufficient cause been so. अब क्या होता है कि जो हमने सिक्योरिटी लिस्ट करवानी है, अगर लिस्ट करवाते टाइम अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हम लिस्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर देता लिस्ट तो सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक कंपनी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो कंपनी के पास कुछ पावर है, ठीक है. कंपनी को the company or scheme shall be entitled to furnish with the reason of such a refusal at may be. सो कंपनी एंड जो स्कीम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट उसके पास रीजन होगा कि वो उसके पास पावर है कि वो फर्निश कर सके रीजन आपने क्यों रिफ्यूजल करा विद इन 15 डेज. देन मेन यही है विद इन 15 डेज. Now, right of appeal to set against the refusal to list security of public company by stock exchange. Where a recognized stock exchange acting in persons of any power given by law refuse to list or security of a company to company shall be entitled to furnish with the reason for such a refusal. जो हमने ऊपर पढ़ा था विद इन 15 डेज, ठीक है, वही नीचे भी है, आप आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हैं. Now, procedure and power of security appellant tribunal. According to section 22
B. Of stipulate the security of plain tribunal shall not be bound to procedure laid down by the Civil Code of Civil Procedure Code 1980, but shall guide by the principle of natural justice and subject to other provision in this act and rule. Security of plain tribunal shall have power to regulate their own procedure, including the place of which they shall be their sitting. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22B, जितने भी हमारे ट्रिब्यूनल है वो बाइंड नहीं होते कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 98 से। उनके पास खुद पावर होती है कि वो प्रोसीजर बना सके, ठीक, और अपना जैसा चलना है वो चले, बट शर्त क्या होगी कि वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान देते हुए ही चले। नाउ security police shall have the purpose of discharging their function under this act. Same power as are vested in civil court as under the code of civil procedure. उनके पास सेम पावर है जो अंडर द सिविल कोड को वेस्टेड कर जाता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब वो कौन कौन से पावर है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग ओथ, रिक्वायरिंग एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, receiving evidence on affidavit, issuing commission for examination of witness or document, reviewing its decision. Now आगे बढ़ते हैं। Penalty and procedure. Act prescribe various penalty against the person who might be found guilty of offence under section 22. These act are listed below. Any person without a reasonable excuse fails to comply with any requisition made under section 4 subsection 6, entry into any conduct contravention of the provision section 13, contravention of provision of section 17, 78, 90, entry into a conduct derivative of contract। ये सारे दे रखे कि कौन कौन से इसमें पेनल्टी लग सकती है और कितनी पेनल्टी लगी। एनी पर्सन हु एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रेल सेक्शन 15 who fails to comply of the section 21 of the central government with the order of security tribunal without prejudice of any award of the penalty, adjudicating authority under this act convict the punishable with the imprisonment for a term which may extend to 10 years or fine which may extend to 5 crore rupees। अगर सेक्शन अगर सेक्शन दे रखा है, जो सेक्शन दे रखा है 15, 21, 22, अगर इनका उल्लंघन करती है कोई पर्सन, सो उसे पनिशेबल हो सकता है इम्प्रिजमेंट जो 10 ईयर तक जा सकता है, और पेनल्टी जो है वो 25 करोड़ तक लग सकती है ना। ये सारे आप पेनल्टी बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं। Now, factor to be taken in account by the adjudicating, कौन से ऐसे फैक्टर है जो adjudicating ऑफिसर को ध्यान देने चाहिए। According to section 23J, provide for the factor to be taken in account by the adjudicating authority while adjudicating the quantum of penalty under the section 12 and 23I. The CB of adjudicating officer have due regard to the following factor: the amount of disproportionate gain on unfair advantage, amount of loss caused to investor group of as a result of default, a repeated nature of default. Now होता है कि कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है जहां की जो डिफॉल्ट कर रहा रहता है पर्सन वो पेनल्टी नहीं दे पाता। अब भाई इतने ज्यादा सेबी में पेनल्टी होते हैं 25 करोड़ों में पेनल्टी होते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी। सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेनल्टी नहीं दे पाते, तो हम उनकी पेनल्टी जब नहीं दे पाते तो हम रिकवर कैसे करेंगे अमाउंट, उसकी बात करते हैं। According to section 23JB deal with the recovery of amount. If a person fails to pay the penalty imposed under this act or fails to comply with any direction for the refund of money for the comply with the direction of disgorgement, the recovery officer may draw upon under his signature a statement in specify the amount due from the person and shall recover proceed to recover from such person amount is specified in the certified by the one of the following mode, namely अगर कोई पर्सन फेल होता है पेनल्टी देने में या फिर जो एप्लीकेशन मनी थी वो रिटर्न करने में, तो उसे कैसे उसके अमाउंट को रिकवर करा जाएगा उसकी बात करते हैं। पहला, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सन मोबाइल प्रॉपर्टी। जो पर्सन है उसकी अटैचमेंट कर लेंगे प्रॉपर्टी को या फिर सेल कर देंगे उस प्रॉपर्टी को फॉर द पेइंग ऑफ पेनल्टी। देन अटैचमेंट ऑफ पर्सन बैंक अकाउंट को अटैचमेंट कर लेंगे। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ पर्सन इमोबल प्रॉपर्टी,
arrest of person in detention in prison, and appointing a receiver for management of the person movable properties। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अगर कोई कंपनी अगर कोई पर्सन फेल हो जाता अपनी पेनल्टी पे करने में जो उसके ऊपर इम्पोज करी गई थी। नाउ continue of proceeding. According to section 23C, provide that where a person die, his legal representative shall be liable to pay any sum which is the deceased would have been liable to pay if he had not died in the like manner to some extent as a deceased। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर पेनल्टी लगी थी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा जितनी पेनल्टी उसके ऊपर लायबल थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23JC। नाउ बात करते हैं अपील टू सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल। Section 23 I'll stipulate that any person aggrieved by order of decision of recognized stock exchange or the adjudicating authority, any officer made security appeal to Board of India under the subsection 23I may prefer an appeal before the security tribunal। अगर कोई भी पर्सन एग्रीव हो डिसीजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी so वो अपील कर सकता है बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल within a day of 45 days from the date of which of the copy of the order is decision is received by the appellant, but within a 45 days के अंदर। However, the security appeal tribunal may certain appeal after the expiry of said period of 45 days is satisfied that there was a subsequent court for not filing within a period on the receipt of the appeal. Security appellant tribunal may, after giving the party to appeal an opportunity of being heard, pass an order as think fit conforming with the setting aside order appeal against। अगर लगता है अपीलेंट ट्रिब्यूनल को कि 45 डेज के अंदर नहीं भर अपील कर पाए बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल तो वो टाइम को आगे बढ़ा सकता है, बट सफिशिएंट कोज होना चाहिए क्यों नहीं वो 45 डेज के अंदर अपील कर पाए मेरे सामने। अपीलेंट बिफोर द appeal filed before the security appellant tribunal shall be deal with the by its expeditiously as possible and endeavor shall be made by dispose of appellant finally within 6 months। अगर क्या होता है कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल होता है वो 6 मंथ के अंदर फाइनल डिसीजन दे देगा रिगार्डिंग अग्रीव पर्सन। अगर कोई कोई तो उसके सामने बिफोर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो हमने दुविधा मतलब जो हमने केस को रखा था वो केस सोल्व हो जाना चाहिए विदिन 6 मंथ। नाउ कुछ नहीं दे रखा सो अब आते हैं मिसलेनियस प्रोविजन। Entitlement of investor to dividend declared by a company it shall be lawful for the holder of any security whose name appear on the book of company issuing the said security to receive and retain any dividend declared by company in respect thereof any year, notwithstanding that said security has already been transferred by him for consideration unless the transfer who claimed dividend from the transfer has logged the security and all documents related to transfer which are required to comply company with the company for being registered name within 15 days from the date of the dividend becoming due। जितनी भी कंपनी होती है अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है बुक ऑफ कंपनी में तभी उसे डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। नाउ आगे चलते हैं, ये सब आपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी काउंटर रेगुलेशन रूल्स 1956। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।